नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के कथित ऑडियो पर सियासत तेज हो गई है। ऑडियो क्लिप क्लब हाउस का है, जिसमें दिग्विजय सिंह कथित रूप से अनुच्छेद 370 पर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। Decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. इस पूरे मसले पर बीजेपी ने अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमले तेज कर दिए हैं। ये दो चीजें दर्शाता है, एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। एक बहुत ही अजीब सी बात दिग्विजय सिंह ने कही कि कश्मीर में रिजर्वेशन था कश्मीरी पंडित्स के लिए। ये तो हमारे लिए शौक है, हमारे लिए बहुत ऐसा लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह जो है वो सपने ज्यादा कुछ देखने लग गए। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोविड से जुड़ी दवा, वैक्सीन और एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर घटाने की मोहर लगी। केंद्र सरकार ने इन सभी जरूरी चीजों पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग अलग दरों को जरूरत के हिसाब से कम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोविड टीके पर 5% जीएसटी को कायम रखने पर सहमति बनी। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया गया है, जबकि रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने को लेकर सहमति बनी। टोसिलीमैब, एम्फोटेरेसिन पर भी कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BIPAP मशीनों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी की 12% से घटाकर 5% किया गया है। Third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे से लौटते ही मिशन रोजगार में जुट गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में धीमी पड़ गई है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार अब तक 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। साथ ही ये आंकड़ा साल के अंत तक 5 लाख पहुंचने का लक्ष्य है। इसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को नौकरी मिल चुकी है। साथ ही योगी सरकार का लक्ष्य है कि मनरेगा के जरिए 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार, स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों के जरिए 3 लाख युवाओं को नौकरी, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। नोएडा में डाटा सेंटर स्थापित करने से 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज नोएडा और गाजियाबाद का दौरा किया। इस दौरान श्रीकांत शर्मा गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 19 के बिजली सब स्टेशन पर पहुंचे और सब स्टेशन का निरीक्षण किया। वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की। बिजली से संबंधित सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की परेशानियों को नोट कर जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही गयी। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली का संकल्प हमारी सरकार का है। और पूर्व सरकार में 16,000 मेगावाट भी ढंग से डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। आज हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। फिर भी प्रयास है हमारा कि सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिलती रहे। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। यहां उन्होंने जिला अस्पताल सैदापुर गौरीगंज में बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इसके बाद स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत में डोना पहुंची, जहां उन्होंने तिलोई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह मुन्ना सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उनके पिता ब्रह्मदेव सिंह के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अचानक बिना प्रोटोकॉल के अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा तैयार किए गए करीब 70 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया। इसके बाद अमेठी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, CDO और
पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर रही हैं और अमेठी की जो स्थिति है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रही हैं। इसके साथ विकास की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा कर रही हैं। बीएसपी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के नए समीकरणों की संभावनाएं तलाश रही है। यही वजह है कि मायावती ने यूपी से बाहर पंजाब में एक नया साथी तलाश लिया है। पंजाब में बीएसपी ने बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल से हाथ मिलाया है। राज्य में अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 20 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहे। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक नई राजनीतिक और सामाजिक पहल है जो निश्चय ही यहाँ राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति, खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यहां बड़ा घालमेल देखने को मिला। आरोप है कि हैलेट में नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की मौत के बाद स्टोर से इंजेक्शन इशू कराए। रेमडेसिविर इंजेक्शन को मृतकों के नाम पर जारी करवाकर उन्हें बाजार में महंगे दाम पर बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जाँच के लिए कमेटी का गठन किया है। तो वहीं न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो सीएम ऑफिस ने मामले पर संज्ञान लिया और हैलेट प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। सीएमएस को अभी बुलाया और डॉक्टर को, वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचागिरी को और सारी बीएचटी मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बैठा दी है, संज्ञान लिया है और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे। बीएचटी में पूरा क्लियर हो जाता है कि पेशेंट की एक्सपायर कब हुआ है और पेशेंट को रेमडेसिविर इशू कब किया गया है। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं। इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है वहाँ पर, हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है। हम इसके लिए जांच करा लेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं में आए आगरा के श्री पारस अस्पताल पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक 7 मृतकों के परिजनों ने एडीएम सिटी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के सामने अपनी शिकायतें दर्ज करा दी हैं। इसके अलावा 3 शिकायतें सामाजिक संगठनों की तरफ से दर्ज कराई गई हैं। श्री पारस अस्पताल फिलहाल सील है और गेट पर पुलिस की तैनाती है। मामले पर डीएम का कहना है कि अगर और तथ्य मिले तो श्री पारस अस्पताल पर दर्ज मामले में धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। कब्जे के आधार पर तो टीम हमारी जांच कर रही है, बट उचित होता है कि कुछ ऐसे पब्लिक जो आए हों, गए हों और कई लोगों की मीडिया के थ्रू संज्ञान में जो आया है, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप भी अपनी लिखित शिकायत कर दें, चाहे कलेक्ट्रेट में कर दें, एडीएम सिटी कर दें, सीएम ऑफिस में कर दें या मेल कर दें, ताकि एक एक बिंदु की ठीक से जाँच करके जो सच है वो सामने आ जाए। मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने शेरनगर गांव में ग्राम प्रधान इकराम के भाई इनाम के घर पर छापा मारा तो सैंपल की एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान आरोपी इनाम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ड्रग्स विभाग की माने तो ये लोग यहां पर इन एक्सपायरी दवाइयों की डेट मिटाकर उन्हें रीप्रिंट कर मार्केट में बेचने का काम करते थे। बहरहाल टीम अब इन दवाइयों के जखीरों को सीज कर ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि कहीं इसमें कोरोना की दवाइयां तो नहीं हैं और कहीं कोरोना काल में इन दवाइयों को बाजार में सप्लाई तो नहीं किया गया है। एक प्रधान के छोटे भाई हैं, एक राम प्रधान हैं, उनके छोटे भाई इनाम है। ये इनाम का आगार है, उसी में जो है सारी सैंपल की दवाइयाँ, फिजिशियन सैंपल है, एक्सपायरी दवाइयाँ हैं। एक्सपायर मेडिसिन को की एक्सपायरी मिटा करके फिर से रिप्रिंट करके बेचा जाता था और लगभग कम से कम 50 लाख तक की दवाएं होनी चाहिए मेरा ख्याल है। एग्जैक्ट फिगर तो सीजर होने के बाद ही पता चल पाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आज दिल्ली में बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम नेताओं ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मौजूद रही। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। बड़े नेताओं की इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगे की रणनीति बनाई गई। लगातार चर्चाएं हैं और हम किस तरीके से एकजुट होकर और मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दों को उनमें सम्मिलित होकर किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उसी के तहत आज की हमारी रणनीति। कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से बड़ी चुनौती रही है, लिहाजा इस बार फूक कर कदम रखा जा रहा है। पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात का भी एहसास है कि अगर आपस में ही लड़ते रहे तो चुनाव में जीत हासिल करना चुनौती होगी। अशोक चौहान कमेटी जो कुछ राज्यों में हार के कारणों में गई थी, तो उन्होंने केरल के अंदर, असम और पश्चिमी बंगाल में चेहरा न होने को भी पार्टी के परफॉर्मेंस में
जो कमी रह गई उसके लिए जिम्मेदार माना है। तो अब उसके लाइट में क्या कांग्रेस सोचती है, क्या तय करती है, क्या कांग्रेस अध्यक्षा तय करती है, वो उत्तराखंड पे भी लागू है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की कसरत तेज होने लगी है। इसी कड़ी में मथुरा में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इस दौरान कई विधायकों ने भी सुनील बंसल से मुलाकात की और 2022 के चुनाव के रोड मैप पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय और सुनील बंसल की मुलाकात रही। काफी देर तक दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिली। हालांकि इस मसले पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने दावा किया है कि सुनील बंसल ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आशीर्वाद दिया है। पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले और काफ़ी चर्चाएं हुई सब विषयों को लेकर के, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे।